गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम जीएसटी पढ़ रहे हैं आईसीए के स्टडी मटेरियल से। पेज चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इसमें हमने पेज नंबर 1.24 तक पढ़ लिया था। उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है आगे जीएसटी आ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? इस टॉपिक में आपको पढ़ना है कि जीएसटी आने के बाद भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर पुराने टैक्स ही लगते हैं। उनका भी लॉजिक बताया जाएगा क्यों ऐसा है अभी भी। तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो आप पढ़ चुके हैं, चाहे गुड्स आप सप्लाई करते हैं चाहे सर्विस सप्लाई करते हैं, आपको जीएसटी देना होगा। पर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर आप शराब बनाते हैं तो शराब पे जीएसटी नहीं लगता। एक तो लिकर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया है कि जब जीएसटी आ रहा था इंडिया में तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब सारे गुड्स और सर्विसेज एक पे एक ही टैक्स लगेगा। यानी कुछ प्रोडक्ट पे पहले स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी और कुछ प्रोडक्ट पे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी। दोनों की पावर डिवाइडेड थी, पर अब दोनों के टैक्सेस को मर्ज करके हमने जीएसटी बनाए। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कि एक्साइज ड्यूटी लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट कि अगर प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं और फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते हैं तो यू हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी। आपको प्रोडक्शन टैक्स देना होगा, एक्साइज ड्यूटी देनी होगी, राइट। सर्विसेज पे गवर्नमेंट लगाती थी सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स को राइट नहीं था सर्विस टैक्स लगाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वैट या सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स लगाती थी। ठीक है, ये स्टेट्स को राइट था कि अगर प्रोडक्ट विद इन स्टेट बिक रहा है, इंट्रा स्टेट INTRA इंट्रा स्टेट है तो वैट लगेगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिकता था सामान, इंटर स्टेट INTR इंटर स्टेट सामान आप बेचते थे तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाती थी। भले लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी पर कलेक्शन का राइट किसको दे रखा था? स्टेट गवर्नमेंट को। कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ही करती थी। तो जब ये सारे टैक्स मर्ज हो रहे थे तो जीएसटी पहले शराब पे वैट लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी और अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के ही पास है, क्योंकि जब लिकर पे 100% टैक्स लगाने की पावर स्टेट को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। शराब स्टेट लिस्ट का मैटर है। एक्साइज ड्यूटी भी कौन लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। अगर आप शराब को प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते हैं तो आपको स्टेट एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, प्रोडक्शन टैक्स। और जब आप शोरूम पे बेचते हैं लिकर को, शराब को, तो आपको सेल्स टैक्स यानी वैट भी देना पड़ता है। तो अब जब जीएसटी आ रहा था तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब सारे टैक्स पे सारे प्रोडक्ट्स पे हम जीएसटी लगाएंगे। तो जब शराब भी अब जीएसटी के दायरे में आएगी फिर, राइट, तो आधा टैक्स ले जाएगी शराब पर सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट अड़ गए। स्टेट ने बोला ऐसा नहीं होगा, हम अपनी रेवेन्यू नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि शराब पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, राइट, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट्स राजी नहीं हो रहे थे कि नहीं, फिर हम जीएसटी आने ही नहीं देंगे इंडिया में। फिर जीएसटी लाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा और कानून बनाने के लिए राज्यसभा में परमिशन लेनी होगी। आप पढ़ चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कराना होता है। तो स्टेट्स एंटी हो गए कि नहीं, जिन स्टेट्स को ऑब्वियसली रेवेन्यू ज़्यादा मिलती है शराब से वो एंटी हो गए। जो ड्राई स्टेट है, चलो गुजरात बिहार, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ज़्यादातर स्टेट्स को प्रॉब्लम थी कि हम अपनी रेवेन्यू सेंटर के साथ शेयर नहीं करेंगे और अगर ऐसा हो रहा है तो हम जीएसटी आने ही नहीं देंगे इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, हम शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखते हैं, इनके अलावा सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगेगा। तो अब स्टेट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसे शराब पे नहीं लग सकता है जीएसटी। साफ साफ लिखा हुआ है जीएसटी सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर मानव उपयोग के लिए शराब बनाएंगे तो उस पर आज भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी और आज भी सेल्स टैक्स और वैट लगाया जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा लिकर को क्यों बाहर रखा गया है, राइट। पर हाँ, अगर आप कोई मेडिसिन बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं जिसमें शराब यूज़ होती है, राइट, जैसे आप कफ सिरप लेते हैं, कफ सिरप में 70 और 80% क्या होती है? लिकर मिलाई जाती है, राइट, तभी तो नींद आती है, राइट। तो मेडिसिन में आपने लिकर मिलाई है और आपने किसी प्रोडक्ट में लिकर मिलाई है, शराब मिलाई है और फिर आप बेच रहे हैं, तो उसे आप लिकर के नाम से थोड़ी बेच रहे हैं, आप उसे मेडिसिन के नाम से बेच रहे हैं, राइट। जब आपने नाम ही चेंज कर दिया तो आपने भले 80% हो 90% एल्कोहल हो उसमें, पर आप लिकर के नाम से थोड़ी बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं मेडिसिन के नाम से, राइट। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला इस पे तो लगेगा जीएसटी, क्योंकि आप शराब के नाम से थोड़ी बेच रहे हैं। तो चाहे आपने किसी प्रोडक्ट में लिकर मिलाई है तो आप उसे उसका नाम बदल देते हैं तो उस प्रोडक्ट पे तो जीएसटी आपको देना होगा, उसे एग्जाम नहीं किया गया। हाँ, प्योरली केवल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के नाम से बेच रहे हैं, मानव उपयोग के लिए शराब बना के बेच रहे हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब और ये प्रोडक्ट ऐसे हैं, एक तो डीजल, एक क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो ऑयल बनाते हैं जिसे प्रोसेस करके क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकलता है पहले, राइट, फिर कच्चे तेल से अपन डीजल बनाते हैं, फिर अपन पेट्रोल बनाते हैं,
डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स में डाला जाता है, वाइट पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैसेस। ये 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इन पर जीएसटी लगेगा, पर उस दिन से लगेगा जब जीएसटी काउंसिल इन्हें नोटिफाई कर देगा। जीएसटी काउंसिल अब इसी चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल यानी कमेटी बनाई गई है जिसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं इस मीटिंग में, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंटर का एक और पर्सन बैठते हैं, 2 लोग बैठ के एक फॉरम बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और ये ग्रुप डिस्कस करता है कि इंडिया में जीएसटी की रेट्स क्या होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होना चाहिए, नहीं माफ़ होना चाहिए, कितनी कब क्या चेंजेस होने चाहिए जीएसटी में, जीएसटी का प्रोसेस इजी होना चाहिए। तो एक कमेटी टाइम टू टाइम मीटिंग करती है जिसे हम जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। इसमें 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, अभी आप पढ़ेंगे, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं और एक रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं सेंटर के, और बाकी सब स्टेट्स के नॉमिनी होते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उनके नॉमिनी होते हैं इसमें। ये दोनों मिलकर एक फोरम बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, और ये कमेटी डिसाइड करती है कि इंडिया में जीएसटी कैसे इजी किया जा सकता है, क्या रेट्स होनी चाहिए जीएसटी की, किस प्रोडक्ट पे जीएसटी कम या ज़्यादा होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो जब तक ये कमेटी डिसाइड नहीं करती है इन 5 प्रोडक्ट्स पर अभी जीएसटी नहीं लगता है। जिस दिन से कमेटी डिसाइड कर देगी उस दिन से ये प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आने लग जाएंगे। जैसे शराब पे तो लग ही नहीं सकता है, जीएसटी स्पेसिफिकली मना कर दिया जीएसटी एक्ट बनाते समय। अगर शराब पे लगाना चाहते हो तो ऑब्वियसली पहले आपको जीएसटी एक्ट को अमेंड करना होगा, बदलना होगा, शराब को जीएसटी के दायरे में लाना होगा। पर ये प्रोडक्ट जीएसटी में आते हैं, पर अभी तक गवर्नमेंट ने वो डेट नोटिफाई नहीं की किस डेट से इन पर जीएसटी लगेगा। तो जिस दिन डेट नोटिफाई हो जाएगी उस दिन से इन पर भी जीएसटी लगने लग जाएगा। इससे आप देखते हैं कि पेट्रोल डीजल की प्राइस स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, क्योंकि इन पर अभी पुराने टैक्स ही लगते हैं। पुराने टैक्स कौन से हैं? वही सेम, आप एक्साइज ड्यूटी देंगे। अगर आप पेट्रोल और डीजल रिफाइन करके फैक्ट्री से निकालेंगे, रिफाइनरी से निकालेंगे, तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होती है, ये लेगी आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब स्टेट में बेचेंगे, पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल बिकता है तो वैट लगता है, सेल्स टैक्स, क्योंकि विद इन स्टेट बिक रहा है, तो ये लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो एक्साइज ड्यूटी ले इन प्रोडक्ट्स पे अभी भी कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो वैट है, जो सेल्स टैक्स है, वो किसी कौन लेगी? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। क्लियर? अब हम पढ़ लेते हैं। जीएसटी इज लेविड। लेविड मतलब चार्ज होता है ऑन ऑल गुड्स, सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मानव उपयोग के लिए अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नहीं लगता है जीएसटी। पेट्रोलियम, कोई चीज़ होता है, शराब बनाते हैं, पेट्रोल क्रूड, ठीक है, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो वाइट पेट्रोल होता है, एरोप्लेन्स और एयरलाइंस कंपनी यूज़ करती हैं हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैसेस, इन 5 प्रोडक्ट्स पे भी नहीं लगता है अभी जीएसटी। अब कोई आपसे पूछ ले सर गुड्स और सर्विसेज क्या है, तो आपको तो पता ही है, गुड्स मतलब कोई भी फिजिकल चीज़ जो मार्केट में बिकने, बेचने, खरीदने के लिए आती है उसे गुड्स बोलते हैं। सर्विस का मतलब क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछ ले, सर्विस मीन्स इनटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देती, इनटेंजिबल वैल्यू एडिशन है सर्विस। गुड्स तो क्या है, टेंजिबल है, जो दिखाई देता है, जिसे आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सर्विस है इंटेंजिबल, बोलेंगे पहले आपको इंटरव्यू बॉडी बाय सर्विस, और एक वैल्यू एडिशन है जिससे आपको एक वैल्यू एडिशन मिलता है, उसको हम सर्विस बोलते हैं। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, ठीक है, तो आप उसे फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, और एक वैल्यू एडिशन हो गया, आपको फ़ायदा मिल रहा है उसे। बार्बर की शॉप पे जा रहे हैं, वो कटिंग कर रहा है, आपके बाल काट रहा है, तो फील कर सकते हैं यू लुक्स गुड, कि आप अच्छे लग रहे हैं। तो इंटेंजिबल है और वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सर्विस। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप पढ़ चुके, शराब पे नहीं लगता है जीएसटी। लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रैलम ऑफ जीएसटी। रैलम मतलब दायरे से बाहर रखा गया है। द मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अगर आप शराब बनाते हैं तो उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। एंड इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, अगर विद इन स्टेट बेच रहे हैं तो इंट्रा बोलते हैं अपन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बोलते हैं तो इंटर बोलते हैं। फॉर सेल ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू सीएसटी। आप पढ़ चुके हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते हैं तो पहले सीएसटी लगता था, अब तो आईजीएसटी लगता है, पर ये प्रोडक्ट अभी जीएसटी में नहीं आता, तो इस पर वही लगेगा पुराना टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो अब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं, और वैट यानी सेल्स टैक्स जो विद इन स्टेट बेचते हैं। पेट्रोल क्रूड कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैसेस,
As regard petrol, crude कच्चा तेल, diesel, petrol, aviation turbine fuel and natural gases are concerned, they are not presently leviable to GST. अभी इन पे GST नहीं लग रहा है. GST will be levied उस दिन से लगाया जाएगा on these product from a date to be notified on the recommendation of the GST Council. जब GST Council गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी, सुझाव देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज़ अभी इन पे GST लगाइए, तो उस दिन से इन प्रोडक्ट पर GST लगता है. टिल सच डेट जब तक नहीं लगता है GST, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यू होगी. इन पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी प्रोडक्शन पे. टू बी लेविड चार्ज होगी ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन, नेचुरल गैस. एंड वही इंटर स्टेट बेचते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो CST लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स. इंटर स्टेट मतलब विद इन स्टेट बेचेंगे तो वैट लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू CST और वैट रिस्पेक्टिवली. क्लियर. नेक्स्ट है टबैको. टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम सिन गुड्स बोलते हैं, पापी गुड्स बोलते हैं, डीमेरिट गुड बोलते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं होता. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तंबाकू पे हम दोनों टैक्स लगाएंगे, पुराने टैक्स भी लगते रहेंगे और GST भी लगते रहेंगे. क्योंकि गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट को महंगा करना चाहती है, इनका कंजम्पशन कम करना चाहती है. बंद तो नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है, इकोनॉमी डिपेंड होती है इन चीज़ों पर वो आपको सजेशन दे सकती है. टीवी पे ऐड आता है कि टबैको किल्स, राइट. ठीक है, तो आप स्मोकिंग किल्स ऐसे लिखा होता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको महंगा करने के लिए दोनों टैक्स लगाती है. पुराने टैक्स भी लगेंगे तंबाकू पे और GST भी लगेगा. Tobacco is within the purview of GST. तंबाकू GST में आएगा. That is GST is leviable on tobacco. However, Union government has also retained the power to levy excise duty on tobacco and tobacco product. और सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगी. मैन्युफैक्चर इन इंडिया. रिजल्टेंटली फिर होगा क्या, टबैको इज सब्जेक्ट टू GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. यानी GST भी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी. क्लियर. यानी टबैको पे डबल टैक्सेशन होगा. ओपियम, इन ओपियम मतलब नशीली चीज़ें, इंडियन हेम्प, ठीक है, एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स. जो अफीम गांजा होता है उनकी बात हो रही है, जो नशीली चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उन पे भी लगेगी दोनों टैक्स. यानी जो पुराने एक्साइज ड्यूटी थी वो भी लगेगी और GST भी लगेगा. और ये स्टेट लिस्ट के टॉपिक है. नशीली चीज़ों पे स्टेट के पास राइट है अदर देन टबैको कि वो GST लगा, सेल्स कोई भी टैक्स लगाएगा तो पुराने टैक्स भी लगते रहेंगे और GST भी लगता रहेगा क्योंकि इन चीज़ों को महंगा करना है. इंडियन हेम्प, ठीक है, ओपियम, अफीम, इंडियन हेम्प, गांजा एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, कोई भी नशीली चीज़ें हैं, नार्कोटिक्स आर विद इन द परव्यू ऑफ GST. ये GST के दायरे में आएंगी. दैट इज GST इज लेविएबल ऑन देम. इन पे GST लगाया जाएगा. हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑल्सो रिटेन द पावर. स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास रोक के रखी है पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी की. इन पे एक्साइज ड्यूटी यानी प्रोडक्शन टैक्स भी लगेगा ऑन सच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया, अगर आप इन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं. रिजल्टेंटली देयरफॉर ओपियम, गांजा, अफीम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, को जो भी कोई ड्रग्स की नशीली चीज़ें हैं, नार्कोटिक्स आर सब्जेक्ट टू GST. इन पे GST भी लगेगा एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी आपको देनी होगी. चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, ठीक है, तो अभी आप ऐसे आगे पढ़ेंगे डिटेल में. गुड्स क्या की डेफिनेशन का मतलब है, गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल चीज़, टेंजिबल जो दिखाई देती है, जो मार्केट में फिजिकली आती है बेचने और ख़रीदने के लिए, कोई टेंजिबल चीज़, उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, राइट. अब क्वेश्चन उठता है लैंड और बिल्डिंग भी बिकती है मार्केट में, लैंड एंड बिल्डिंग. पर अभी आप आगे पढ़ेंगे गुड्स उन्हीं माना गया है जो इजीली मूवेबल नेचर की होती है प्रॉपर्टी. एक होती है मूवेबल नेचर की प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल नेचर की प्रॉपर्टी. मूवेबल और इमूवेबल नेचर की, राइट. तो जी गुड्स में केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स को लाया गया है जो टैक्स लगाने जो मूवेबल है. मूवेबल मतलब जिन्हें एक ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, उन प्रोडक्ट्स और गुड्स को हम बोलेंगे मूवेबल. और जो बिल्कुल परमानेंट अटैच है ज़मीन से, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकता, उन चीज़ों को बोला जाता है लॉ में इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो लैंड और बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये परमानेंट ज़मीन से अटैच होती है लैंड और बिल्डिंग. तो GST डिपार्टमेंट बोला कि ये लैंड और बिल्डिंग फिर गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी. और जब गुड्स ही नहीं माना जाएगा उस पर तो ऑब्वियसली GST नहीं लगेगा. क्योंकि GST लगने के लिए पहली कंडीशन क्या है, या तो वो गुड्स होनी चाहिए कोई चीज़ या सर्विस होनी चाहिए. पर टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि गुड्स हम उन्हें मानेंगे जो मूवेबल प्रॉपर्टी है. मूवेबल मतलब जो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कपड़े एक्सेट्रा, पेन, पेंसिल. पर इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होगी जो परमानेंट ज़मीन से अटैच होगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा GST. तो लैंड और बिल्डिंग बेचते समय आपको नहीं देना होता है GST.
इन पे स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। जो रजिस्ट्री आप कराते हैं प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी में नाम चेंज होता है, मेरे नाम से प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो रही है, तो हमें एक स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होते हैं, ठीक है, उसे प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, वो लगता है। पर जीएसटी नहीं लगेगा लैंड एंड बिल्डिंग पे। रियल एस्टेट सेक्टर जो होता है, रियल एस्टेट हम समझते हैं, रियल एस्टेट बोलते हैं कॉमन में, जहाँ प्रॉपर्टी बेची और खरीदी जाती है मार्केट में, उसे बोलते हैं रियल एस्टेट। इन पे नहीं लगता है जीएसटी। फर्दर, रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ बीन केप्ट आउट, रियल एस्टेट सेक्टर को बाहर रखा गया ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के दायरे से। दैट इज जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी दो ही होती है, लैंड और बिल्डिंग। जो परमानेंट ज़मीन से अटैच हो, कोई भी चीज़ जिसे आप हटा नहीं सकते, अगर हटाएंगे तो उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेचते हैं तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में कि बताइए जीएसटी के आने से कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए और मर्ज करते समय कौन कौन से प्रिंसिपल्स को देखा गया। यानी जब जीएसटी आ रहा था इंडिया में, तो पहले पुराने टैक्सेस काफ़ी सारे लगते थे। आपने पता था, एक तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक सेल्स टैक्स या वैट लगता था जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, एक एक्साइज ड्यूटी लगती थी, राइट, एक सर्विस टैक्स लगता था, और भी छोटे मोटे टैक्स लगते थे, परचेज टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, लग्जरी टैक्स, वो सब बंद हो गए, उनकी जगह जीएसटी आया। तो जब जीएसटी आ रहा था तो क्या फैक्टर्स देखे गए, किन चीज़ों को देखे ऐसे डिसाइड किया गया कि ये टैक्स अब जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो जाने चाहिए। सब्ज्यूम मतलब मर्ज होने चाहिए, अब इन्हें बंद करके एक ही टैक्स लगना चाहिए जीएसटी। ये टॉपिक उस पर बेस्ड है। तो गवर्नमेंट ने क्या फैक्टर्स देखे वो अपन समझते हैं। द वेरियस सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लगाती थी, टैक्सेस, लेवीज मतलब चार्जेस वर एग्जामाइन टू आइडेंटिफाई, पहले इन्हें चेक किया गया कौन कौन से टैक्स लगाती हैं, देयर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सब्ज्यूम अंडर जीएसटी। यानी जो वेरियस टैक्सेस थे जो लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, उनको देखा गया और देखा गया कि क्या पॉसिबिलिटी है कि उन्हें हटा के हम केवल एक ही टैक्स लगा सकते हैं, जीएसटी। वाइल आइडेंटिफाइंग, जब हम देख रहे थे कि कौन सा टैक्स जीएसटी में मर्ज होगा, तो फॉलोइंग प्रिंसिपल वर कैप्ट इन माइंड, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया माइंड में। टैक्सेस और लेवीज टू बी सब्ज्यूम, जो टैक्स और लेवी मर्ज होंगे, शुड बी प्राइमरली इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स तो मर्ज नहीं हो सकता, वो तो इनकम टैक्स है, वो तो इनकम पे लगता है, पर सबसे पहले देखना होगा कि वो इनडायरेक्ट नेचर के टैक्स होने चाहिए, आइदर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो गुड्स पे लगते होंगे या सर्विस पे लगते होंगे। यानी पहली कंडीशन गवर्नमेंट ने देखी जीएसटी लगाते हुए कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स तो बंद नहीं होगा, वो तो एज इट इज चल रहा है इनकम टैक्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वही मर्ज हो सकते हैं, सब्ज्यूम हो सकते हैं जीएसटी में। सेकेंड, टैक्सेस और लेवीज, जो टैक्स अब लेने का लेवीज जो चार्ज करें, टू बी सब्ज्यूम शुड पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन चेन विच कमेंस, आप ट्रांजेक्शन चेन होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर, फिर रिटेलर, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये जो ट्रांजेक्शन चेन है। कमेंस व्हेन इम्पोर्ट, या तो आप इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं सामान, या मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन सर्विस एट वन एंड, एक तो ये होता है, और कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विस एट द अदर एंड, ये तो होता है, पहले हम बनाते हैं सामान और फिर वो कंज्यूम होता है दूसरी तरफ, एक बनाएगा और दूसरा उसे कंज्यूम करेगा, राइट। तो ये चेन होनी चाहिए, इसी चेन पे जो टैक्स लगते हैं वही सब्ज्यूम्ड होंगे जीएसटी में, वही मर्ज होंगे। एक्साइज ड्यूटी भी प्रोडक्शन पे लगती थी, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगता था, सीएसटी एक स्टेट दूसरे स्टेट बेचिंग गुड्स तो लगता था, राइट। परचेज टैक्स परचेज करने पे लगता था, लग्जरी गुड टैक्स लग्जरी गुड्स पे लगता था। तो एक जगह वो बनते थे, पहले इंपोर्ट होते थे और फिर दूसरी जगह उसे कंज्यूम किया जाता था। तो देखा गया कि इन्हीं प्रोडक्ट्स पे जो पहले बनाए जा रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं और फिर कंज्यूम हो रहे हैं दूसरी तरफ, इन्हीं प्रोडक्ट पे लगेगा जीएसटी। सब्ज्यूमिंग ऑफ टैक्सेस, जब हम टैक्सेस को मर्ज कर रहे थे जीएसटी के नाम से, शुड रिजल्ट इन फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा। टैक्स क्रेडिट आप पढ़ चुके हैं आईटीसी, जो खरीदने पे आप टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, जो बेचने पे जीएसटी कलेक्ट करते हैं होते हैं वो आउटपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होता है और नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी क्लेम करना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, ठीक है। तो इसका क्रेडिट मिलता रहेगा। इन इंट्रा मतलब चाहे विद इन स्टेट बेच रहे हैं गुड्स तभी मिलेगा, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तभी मिलेगा। द टैक्सेस, लेवीज एंड फीस दैट वर नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऐसा कोई भी टैक्स, ऐसा कोई भी चार्जेस, ऐसी कोई भी फीस जो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड नहीं थी, वुड नॉट बी सब्ज्यूम्ड जीएसटी, वो जीएसटी मर्ज नहीं होगी। यानी वही टैक्सेस जीएसटी में मर्ज होंगे, या तो वो गुड्स पे लगते होंगे या सर्विसेज पे लगते होंगे, राइट।
फोर्थ, रेवेन्यू फेयरनेस, यानी बराबर रेवेन्यू मिलना चाहिए। नहीं, पहले सेल्स टैक्स कौन लगाती थी? स्टेट गवर्नमेंट, और एक्साइज ड्यूटी कौन लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप कह रहे हैं दोनों टैक्स मर्ज हो जाएंगे, तो इनकम बराबर बंटनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। तो ये भी चेक किया कि फेयर इनकम मिलनी चाहिए, किसी भी स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान होना चाहिए। रेवेन्यू फेयरनेस बनी रहनी चाहिए, यानी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए फॉर बोथ द यूनियन एंड स्टेट। इंडिविजुअली वुड नीड टू बी अटेम्प्ट, कोशिश की गई कि हर किसी को इंडिविजुअली फ़ायदा मिल सके जीएसटी आने से। तो यानी 4 फैक्टर देखे गए जीएसटी इंडिया में लाने के लिए। पहला फैक्टर ईजी है कि पहला तो इनडायरेक्ट टैक्स देखा गया कि इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है या डायरेक्ट नेचर का टैक्स है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है। सेकंड पॉइंट में बताया गया कि वही टैक्स देखा गया कि चेन सिस्टम है कि नहीं है उसमें, यानी पहले इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट और दूसरी तरफ कंजम्पशन होगा। तीसरे पॉइंट में देखा गया कि क्रेडिट मिलते रहना चाहिए, जो खरीदने पे टैक्स दिया है जिसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं, और जो बेचने पे कलेक्ट करते हैं जो आउटपुट टैक्स होता है, वो आपस में सेट ऑफ होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये देखा गया कि जो रेवेन्यू होगा, जो टैक्स का कलेक्शन होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, फेयरनेस रहनी चाहिए, किसी भी स्टेट को ज़्यादा या कम नहीं मिलना चाहिए। टेकिंग द अबव प्रिंसिपल इनटू अकाउंट, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, फॉलोइंग टैक्सेस वर सब्ज्यूम इन द जीएसटी, ये टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए, यानी ये टैक्सेस अब बंद हो चुके हैं जीएसटी के आने से। पहले हम सेंट्रल टैक्स की बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी वो कौन कौन से टैक्स बंद हुए। एक तो एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई, एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लगती थी। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी कि जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वो इंडिया में ही बनती तो उस पर कितना टैक्स देना पड़ता, वो बहुत सारी, अब उनका लॉजिक बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्या होती थी, किस नाम से लगती थी, क्योंकि बंद ही हो चुकी, राइट। सर्विस टैक्स बंद हो गया। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, जो सौंदर्य प्रसाधन के प्रोडक्ट होते थे जैसे क्रीम हो गया, कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए, उन पर भी जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो बंद हो गई। सीवीडीटी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बंद हो गई, क्योंकि जो इंपोर्ट करते थे प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते थे वो सस्ते होते थे, तो गवर्नमेंट उन्हें महंगा करने के लिए स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल सीवीडी ड्यूटी लगाती थी इम्पोर्ट, ठीक है, ये बंद हो चुकी है, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी लगता था, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते थे तो सीएसटी लगता था, ये भी बंद हो गया। सेंट्रल सरचार्ज में तो कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगते थे, सेस में टैक्स पे टैक्स लगता था। इन सो फार एज ए रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा कोई भी टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही थी जिसमें कोई सरचार्ज या सेस के नाम से और वो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है, वो भी बंद हो गया। इन सेंट्रल टैक्सेस बंद हो चुके हैं, तो एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई, सर्विस टैक्स बंद हो गया, एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पे। कोई काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी या स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी बंद हो गई। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी बंद हो गया, और ऐसा कोई भी सरचार्ज एक्स्ट्रा टैक्स या सेस जो लगाती थी, टैक्स ऑन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड था, वो बंद हो गया। अब स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस बंद हुए जीएसटी के आने से। स्टेट सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, सेस मतलब टैक्स पे टैक्स लगता है तो सेस बोलते हैं। इन सो फार उस हद तक एज ए रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ऐसा कोई भी टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी जो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड था, चाहे वो सरचार्ज के नाम से लगता, सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, चाहे वो सेस के नाम से लगता था, टैक्स ऑन टैक्स, वो हट चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स हट चुका है, ठीक है, मूवी टिकट्स लेते थे तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, वो हट चुका है। एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, पर अभी भी कोई लोकल बॉडी है जैसे पंचायत या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकते हैं, उनको अलाउ किया गया अभी भी। बाकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट टैक्स, केवल लोकल बॉडी जो होती है आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो अभी भी लगा सकती हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, उन्हें राइट दिया गया है। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, जो लॉटरी टिकट्स हैं, बैटिंग शर्ट लगाना, गैमलिंग जुआ खेलने पे जो टैक्स लगता था पहले, अब वो हट चुका है, उस पर जीएसटी लगेगा। एंट्री टैक्स हट गया कि पहले आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करते थे तो एंट्री टैक्स के नाम से टैक्स लगता था, वो हट चुका है। परचेज टैक्स भी हट चुका है कि परचेज पे लगता था। वैट और सेल्स टैक्स, जो विद इन स्टेट सामान बेचते थे तो वैट और सेल्स टैक्स लगता था, वो हट चुका है। लग्जरी टैक्स जो महंगी चीज़ों पे लगता था वो हट चुका है। टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट पे भी टैक्स हट चुका है। तो ये स्टेट के टैक्स हट चुके हैं। तो कोई भी सरचार्ज, ये तो कॉमन है दोनों जगह पॉइंट सेंट्रल स्टेट में, कि कोई भी सरचार्ज या एक्स्ट्रा एसेस लगा रही है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज पे इंडायरेक्ट नेचर का, वो हट जाएगा। एंटरटेनमेंट टैक्स हट चुका है। हाँ, अभी भी लोकल अथॉरिटी लगा सकती है एंटरटेनमेंट टैक्स, उसे पावर है, पर स्टेट गवर्नमेंट कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। कोई लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग के टिकट्स आप बेच रहे हैं तो इन पर नहीं लगेगा किसी भी तरह का पुराना टैक्स, अब जीएसटी लगेगा, जीएसटी मर्ज हो गए हैं। कोई एंट्री टैक्स नहीं लगेगा, कोई परचेज टैक्स नहीं लगेगा, कोई लग्जरी टैक्स नहीं लगेगा, और वैट और सेल्स टैक्स मर्ज हो चुका है। एक एमसीक्यू दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रेलिम ऑफ जीएसटी। ये तो ट्रू है, अभी आपने पढ़ा कि शराब को जीएसटी, अगर आप शराब बनाते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मानव उपयोग के लिए, तो उसमें नहीं लगता है जीएसटी, और जीएसटी के रेलिम मतलब दायरे से बाहर रखा गया है, तो ये तो ट्रू है। मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। बिल्कुल स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, पुरानी टैक्स लगेंगे शराब पे, तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो सीएसटी लगेगा, विद इन स्टेट बेचेंगे तो वैट लगेगा। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, सेल ऑफ एल्कोहलिक लिकर इज सब्जेक्ट टू सीएसटी और वैट रिस्पेक्टिवली, ये भी ट्रू है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सब्जेक्ट टू जीएसटी, की जो शराब बना रहे हैं उस पर जीएसटी लगेगा, सब्जेक्ट टू ना जीएसटी के दायरे में आएगी, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर होगा डी पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के आने से इंडिया में क्या क्या बेनिफिट्स हुए वो बता रखा है, ठीक है, तो देखिए तो इजी है, फटाफट समझ में आ जाएगा। जीएसटी इज इंट्रोड्यूस विद अ विजन टू ब्रिंग बेनिफिट टू द ऑल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब सब जो भी रिलेटेड पर्सन है जीएसटी से, उन सबको बेनिफिट होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन कौन से हैं? एक तो इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए जीएसटी करने से, गवर्नमेंट और सिटीजन, नागरिकों को फायदा होना चाहिए, तो इन्हें बोलते हैं स्टेक होल्डर। ऐसा कोई भी पर्सन जो आपकी कंपनी मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, उसे स्टेक होल्डर बोलते हैं। इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए, गवर्नमेंट और सिटीजन को। जीएसटी इज अ विन विन सिचुएशन, एक तरह से विन विन सिचुएशन में बहुत अच्छी जीत है फॉर द एंटायर नेशन के लिए, कंट्री के लिए। इट इज इनविजेज दैट जीएसटी विल एक्रू फॉलोइंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू स्टेट होल्डर। जो स्टेक होल्डर से इन्हें ये फ़ायदा मिला है। सबसे पहले इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हुआ, हमारी आर्थिक व्यवस्था को क्या फ़ायदा हुआ। एक तो क्रिएशन यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो गया, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले प्रोडक्ट से वैट लगता था, अगर विद इन स्टेट सामान बेचते हैं वैट, या इसे आप बोलते थे सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। तो इसमें क्या होता था, हो सकता है शुगर यूपी में सस्ती होगी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में होता है, और राजस्थान में महंगी होगी, क्योंकि वैट लगाने की पावर किसके पास थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो यूपी में कम लगाया जाता था वैट, राजस्थान में ज़्यादा लगाया जाएगा चीनी बेचने पे। केरला में हो सकता है ज़्यादा लगाया जाए, जम्मू में कम लगाया जाए, तो हर स्टेट में अलग अलग रेट्स होती थी हर प्रोडक्ट की, क्योंकि वैट लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट और एक्साइज ड्यूटी लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट में तालमेल नहीं था, दोनों अपनी अपनी पावर को यूज़ करती थी, कोई ज़्यादा लगाता था टैक्स, कोई कम लगाता था। इससे प्रोडक्ट की रेट डिफर होती थी स्टेट टू स्टेट। जैसे अभी भी पेट्रोल डीजल में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी भी आपने पढ़ा पेट्रोल डीजल में तो पुराने टैक्स ही लग रहे हैं, इसलिए रेट एक नहीं है, स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं होगा, जो प्रोडक्ट जीएसटी में मर्ज हो गए उन पे एक ही रेट होगी, चाहे केरला में खरीदे, चाहे कन्याकुमारी में खरीदे, चाहे जम्मू कश्मीर में खरीदे, चाहे राजस्थान में खरीदे, राइट। अब एक यूनिफाइड नेशन मार्केट हो गया है, नेशनल मार्केट हो गया कि एक ही रेट से मिलेगा सबके प्रोडक्ट। जीएसटी एम, जीएसटी का उद्देश्य था टू मेक इंडिया कॉमन मार्केट, एक कॉमन मार्केट बताना विद कॉमन टैक्स रेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर स्टेट में अलग होनी चाहिए। प्रोसीजर एक होना चाहिए, रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर नहीं होना चाहिए कि चाहे मैं यहाँ खरीद लूँ केरला में तब भी वही टैक्स देना पड़ रहा है, चाहे आसाम में खरीदूँ तब भी कोई बैरियर नहीं होना चाहिए बॉर्डर का। देयर बाय पेविंग द वे, तो इसने रास्ता बनाया फॉर एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक नेशनल लेवल। इंटीग्रेटेड कर दी, सारी इकोनॉमी को ऐड कर दिया, सभी स्टेट्स की इकोनॉमी को ऐड करके एक कॉमन मार्केट बनाया कि भैया आप चाहे मणिपुर में खरीदो, चाहे महाराष्ट्र में खरीदो, एक ही रेट से जीएसटी लगेगा उस प्रोडक्ट या सर्विस पे। तो जीएसटी ने एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट किया है, क्लियर। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जीएसटी ने मेक इन इंडिया को के कॉन्सेप्ट को बढ़ाया। अब ये क्या होता है ये भी समझ लें। देखिए आप पढ़ चुके हैं जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड बोल लें या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब सर इसका क्या मतलब हुआ, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं कि अब मान लीजिए आपने इंडिया में बनाया कोई सामान, ठीक है, इंडिया में मतलब मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप उसे यूएसए अमेरिका में, राइट। तो बना कहाँ है सामान, इंडिया में, कंजम्पशन कहाँ होगा, यूएसए और अमेरिका में, राइट। तो वहाँ पे कंजम्पशन होगा तो जीएसटी लगेगा ही नहीं इस पर, क्योंकि जीएसटी इंडिया में तो इंडिया में नहीं बिक रहा है सामान, इंडिया से बाहर जा रहा है। पर उल्टा हो जाए, अमेरिका से कोई सामान आप इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो डेस्टिनेशन का है उस प्रोडक्ट के गुड्स की इंडिया में है, तो इम्पोर्ट पे तो आपको देना पड़ेगा जीएसटी, तो एक्सपोर्ट पे नहीं देना होगा क्योंकि कंजम्पशन बाहर होगा, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस एक्चुअल में यूज़ होगी
वहीं मिलेगा टैक्स ऑफ वैल्यू, वहीं टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो इंडिया में बन रहा है सामान पर बिक तो यूएसए में रहा है, तो कंजम्पशन तो यूएसए में हो रहा है, और यूएसए में इंडिया का जीएसटी अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे अपने खुद के रूल होंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला एक्सपोर्ट करने पे हम जीएसटी नहीं लेंगे, पर अगर तुम इंपोर्ट करते हो तो वो गुड्स और सर्विस की डेस्टिनेशन और कंजम्पशन का हो रहा है इंडिया में हो रहा है, तो इंपोर्ट करने पे तो आपको देना होता है जीएसटी। और अभी आप आगे पढ़ेंगे, इस पर आईजीएसटी लगता है। इंपोर्ट को डीम टू बी इंटर स्टेट माना जाता है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं, तो उस पर आईजीएसटी लगता है, आप पढ़ चुके हैं। तो इंपोर्ट करने पे आपको आईजीएसटी देना होता है, इंटर स्टेट ही माना जाता है इंपोर्ट को। पर एक्सपोर्ट करने पे नहीं देना होगा जीएसटी, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर आप इंडिया में बनाते हैं और इंडिया से बाहर बेचते हैं तो हम आपसे नहीं लेंगे किसी भी तरह का टैक्स। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से मेक इन इंडिया को प्रमोट किया, इससे सब प्रोडक्ट सस्ते हो गए, एक्सपोर्ट के लिए नहीं लग रहा है एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स। भाई टैक्स लगाने से प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे जीएसटी में। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो नो जीएसटी, इंपोर्ट करेंगे तो देना होगा। तो जीएसटी हैज़ गिवन अ मेजर बूस्ट, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इंडिया, कि आप भारत में कोई गुड्स और सर्विस बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इन द नेशनल एज वेल इंटरनेशनल मार्केट। तो प्राइसेस कॉम्पिटिटिव हुई हैं, क्योंकि पहले अगर टैक्स लगेगा तो वो प्रोडक्ट दूसरे देश के आदमी के लिए और महंगा हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। गवर्नमेंट इस पर जीएसटी लगाती है एक्सपोर्ट पे, तो फिर वो महंगा होता है तो कम लोग खरीदते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया, तो टैक्स हटने से क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएगी प्राइस, आपकी प्राइस कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग उससे कम हो जाएगी, तो इससे फ़ायदा मिलेगा। फर्दर ऑल इंपोर्टेड गुड्स, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, आर बीइंग चार्ज इंटीग्रेटेड टैक्स, इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, विच इज़ मोर और लेस इक्वलेंट टू सीजीएसटी, आईजीएसटी की रेट के इक्वल होता है। दिस ब्रिंग पैरिटी, पैरिटी मतलब इससे इक्वलिटी आएगी इन टैक्सेशन ऑन लोकल एंड इंपोर्टेड गुड्स। चाहे आप लोकल प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं तब भी जीएसटी लग रहा है, चाहे आप इंपोर्ट करके प्रोडक्ट बना के इंपोर्ट करके बेच रहे हैं तो भी जीएसटी लग रहा है। तो इससे पैरिटी आ गई, इक्वलिटी आ गई, चाहे डोमेस्टिक गुड्स हो चाहे फॉरेन गुड्स हो, दोनों पे टैक्स लिया जाएगा, पार्शियलिटी नहीं होगी। तो एक तरह से पैरिटी हो गई, पैरिटी मतलब इक्वलिटी हो गई जीएसटी के आने से। तो ये समझ में आ गया होगा जीएसटी ने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है। नेक्स्ट, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट। अब जब आपके कॉस्ट कम हो जाएगी, पर डिफरेंट टैक्स लगने से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती थी, ठीक है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे बिजनेस में, पर अब एक ही तरह का टैक्स लगता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेसमैन प्रॉफिट के लालच में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है जीएसटी के आने से। द सब्ज्यूमिंग ऑफ मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इन जीएसटी, ज़्यादातर मेजर टैक्स थे, जो बहुत सारे टैक्स थे, वो चाहे वो सेंट्रल लगा रही थी चाहे स्टेट लगा रही थी, वो जीएसटी में मर्ज हो गए। कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है गुड्स एंड सर्विस पे। आप पढ़ चुके हैं, जो खरीदने पे टैक्स देते हैं जीएसटी के नाम से वो इनपुट टैक्स होता है, बेचने पे जो कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है, आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होने के बाद नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को देना होता है। एंड फेजिंग ऑफ सीएसटी भी हट चुका है, वो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विस। जब बहुत सारे टैक्स हट गए, मल्टीपल टैक्सेस हट गए, एक ही नाम से टैक्स लग रहा है जीएसटी, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कॉस्ट कम हुई है। रिजल्टेंटली इसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट हुआ क्या है, द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज। इससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, प्राइस कम हो गए तो लोग खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट को। में इंक्रीज टू गिव बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, इससे इंडिया में लोग आएंगे, नेशनल मार्केट से जो बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, एंड इंडियन एक्सपोर्ट प्रमोट होगा। विथ अ बूस्ट इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ गई इंडिया में जीएसटी के आने से, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वुड बी जनरेट एंड जीडीपी विल इंक्रीज, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिला है, इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन से, क्योंकि बहुत मल्टीपल टैक्स नहीं लगते हैं, प्रोडक्ट प्राइस कॉम्पिटिटिव हुई है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ है जीएसटी के आने से, राइट। एक तो ये फ़ायदा हुआ कि नेशनल मार्केट हो गया, शॉर्ट में अब याद रख सकते हैं, इकोनॉमी को ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्रमोट हुआ है। तीसरा, बूस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट को और आपके एम्प्लॉयमेंट को। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर ईजी हो गया, पहले ही पढ़ाया था आपको, राइट। पहले एक्साइज ड्यूटी लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स भी लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, और आपको स्टेट वैट लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, सेल्स टैक्स या वैट,
ठीक है। सीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। तो अगर मुझे सर्विस टैक्स का मैटर है तो मुझे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, एक्साइज का मैटर है तो एक्साइज डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, और लोकल सेल्स टैक्स का मैटर है तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, राइट। तो बिजनेसमैन हमेशा पजल में ही रहते थे क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता था, हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती थी, ऑनलाइन साइट्स अलग होती थी। तो आपका एक कॉम्प्लाइंस बर्डन बढ़ गया था। कॉम्प्लाइंस मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में बहुत टाइम जाता था। आपको ध्यान रखना पड़ता था कि एक्साइज ड्यूटी की डिटेल कब देनी है गवर्नमेंट को, सर्विस टैक्स की रिटर्न कब भरनी है, सेल्स टैक्स की रिटर्न, वैट की रिटर्न कब भरनी है। तो बिजनेसमैन बहुत पजल में रहते थे। अब नहीं है, अभी सारे हट चुके हैं। एक कॉमन साइट है www.gst.gov. एक जीएसटी के नाम से टैक्स लग रहा है, तो आपको एक ही लॉ का रेगुलेशन करना है, कॉम्प्लाइंसेस करना है, तो बिजनेस करना आसान हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंपलर टैक्स रेजिम बनाया गया, सिंपल तरीका बनाया गया विथ फ्यूअर एग्जेम्पशन। फ्यूअर मतलब बहुत कम एग्जेम्पशन दी गई, सारी प्रोडक्ट पे जीएसटी माफ़ नहीं, कुछ ही प्रोडक्ट पे जीएसटी को माफ़ किया गया। अलॉन्ग विद रिडक्शन मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस कम हो गए अंडर जीएसटी, हैज़ लेड टू सिंप्लीफिकेशन, इन्हें ईजी किया गया एंड यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर, एक इक्वल टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया। यूनिफॉर्मिटी इक्वल टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया। तो यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, लॉ भी एक जैसा है, चाहे सीएसटी हो चाहे सीजीएसटी, लॉ एक जैसा है, प्रोसीजर एक जैसा है, एंड टैक्स रेट सेम है अक्रॉस द कंट्री, मेकिंग डूइंग बिजनेस ईजियर। इससे आपका बिजनेस करना आसान हुआ है। कॉमन डेफिनेशन है, कॉमन फॉर्म है, फॉर्मेट है, कॉमन इंटरफेस है, यानी एक ही पोर्टल है थ्रू जीएसटी पोर्टल। रिजल्ट इन एफिशिएंसीज, इससे एफिशिएंसी काम करने की क्षमता बढ़ी है, एंड सिनर्जी अक्रॉस द बोर्ड, और इससे सिनर्जी का इफेक्ट जनरेट हुआ है। सर ये सिनर्जी क्या होती है? सिनर्जी का नॉर्मल मीनिंग होता है जब 2 और 2 5 बन जाए। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। जैसे मैं अलग अलग बिजनेस कर रहा हूँ, मैं 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाता हूँ साल में, आप भी सेम बिजनेस कर रहे हैं पर अलग कर रहे हैं, 120 करोड़ का प्रॉफिट होता है। अब हमने अपने दोनों को मर्ज कर दिया, अमलगमेट कर दिया, हम दोनों एक जगह आ गए, तो अब प्रॉफिट आइडियली 220 करोड़ हो रहा है, पर हम दोनों मिलकर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमारा 250 करोड़ हो रहा है, तो जो 30 करोड़ का इफेक्ट जनरेट हो रहा है इसे बोलते हैं सिनर्जी। ये सिनर्जी इफेक्ट है कि जब 2 कैपेबल लोग मिल जाते हैं और वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं अलग अलग काम करने की बजाय, यूनिटी जिसे आप बोलते हैं एकता में अनेकता, तो ये होता है सिनर्जी इफेक्ट। तो वही हुआ है जीएसटी के आने से। अब पहले दोनों सरकार अलग अलग थी तो अलग अलग टैक्स कम कलेक्ट होता था, क्योंकि एक की चोरी दूसरी नहीं पकड़ पाती थी। एक्साइज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट अलग है, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हो सकता है कोई बंदा एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर रहा हो तो वो पता नहीं चली सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की चोरी कर रहा है वैट की, तो नहीं पता चलता था। अब तो एक ही डिपार्टमेंट है जीएसटी, तो सिनर्जी इफेक्ट जनरेट हुआ, इससे रेवेन्यू बढ़ी है सरकारों की। तो आई होप पहले समझ में आ गया होगा, ईजी बिजनेस करना आसान हुआ है। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब तो एक ही डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका एक जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टैक्स की लॉज को कंप्लाई करना, उसमें टाइम बचेगा, आपको फ़ीस कम देनी पड़ेगी। पहले सर्विस टैक्स के लिए अलग रिटर्न की फ़ीस दो, मतलब ये पेमेंट करो, एक्साइज का अलग करो, वैट का अलग करो, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, अब एक ही कॉमन प्रोसीजर है। कॉमन प्रोसीजर हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर, रिफंड ऑफ टैक्स, यूनिफॉर्म फॉर्मेट हो गया, एक जैसा फॉर्मेट है टैक्स रिटर्न का, कॉमन टैक्स बेस है, कॉमन सिस्टम हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, अलॉन्ग विद टाइमलीनेस फॉर एवरी एक्टिविटी, टाइम डिसाइड हो गया कि इस टाइम में काम होना चाहिए। इंश्योर, इससे इंश्योर मिला है, फ़ायदा मिला है। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में इक्वल हो गया है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? तो एक तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर अब तक। एक तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है, तो नहीं आप ये पॉइंट वाइज लिखें, ये तो मैंने बताया। आप जब बेनिफिट्स की बात आती है तो ये हेडिंग डालना कंपलसरी नहीं है, डालते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। एक तो मेक इन इंडिया को प्रमोट हो गया, राइट। बूस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को, बिजनेस करना ईजी हुआ है, एक सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है कि एक ही पोर्टल हो गया जिसपे जाके आप जीएसटी के प्रोविजन कंप्लाई कर सकते हैं, और एक ही नेशनल मार्केट क्रिएट कर दिया है जीएसटी ने। आगे बढ़ते हैं। ईजी टैक्स कॉम्प्लाइंस, ऑब्वियसली ईजी हो गया है टैक्स कॉम्प्लाइंसेस। पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, अब एक ही पोर्टल पे जाना है और सब कुछ ऑनलाइन है। ऑफलाइन बहुत रेयर ही आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, बाई चांस कोई नोटिस आता है तो ऑब्वियसली फिर तो जाना पड़ेगा, उन्हें डाउट है आप गड़बड़ी कर रहे हैं। अदरवाइज 99.99% बहुत ही रेयर रिक्वायरमेंट है कि आपको डिपार्टमेंट फिजिकल जाना हो, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑटोमेटेड प्रोसीजर है, ऑटोमेटिक है, विद ग्रेटर यूज़ ऑफ आईटी, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जीएसटी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेट तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, और लैपटॉप कंप्यूटर। जीएसटी इज़ अ लार्जली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी बेस्ड
कॉन्सेप्ट है जीएसटी। द इंटरफेस ऑफ टैक्स पेयर विद टैक्स, इंटरफेस मतलब जो सामना होगा आपका टैक्स पे, मतलब जो टैक्स दे रहा है विद द टैक्स अथॉरिटीज थ्रू द कॉमन पोर्टल होगा जीएसटी। आपको कोई ऑफिस में जाके नहीं मिलना है उनसे, आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही अपना सारा काम कर सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, आपने पढ़ा था कि सरकार ने कंपनी बनाई थी, सेक्शन 8 कंपनी, इसका नो प्रॉफिट मोटिव है, और इस जीएसटी पोर्टल बनाया गया था। इन्फोसिस कंपनी ने जीएसटी पोर्टल डेवलप किया है और ये 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है। इसका काम है जीएसटी के पोर्टल पे ईजी करना प्रोसेस को। देयर आर सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर हैं फॉर वेरियस प्रोसेस सच एज रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं, रिटर्न इन डिटेल फाइल करनी होती है, परचेज कितनी है, सेल कितनी है, रिटर्न भर सकते हैं, रिफंड मांग सकते हैं, टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। और प्रोसेस है लाइक अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे हम आईसीए में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, जाना नहीं पड़ता डिपार्टमेंट, एग्जाम फॉर्म भी ऑनलाइन भरते हैं, वही सेम चीज़। रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम एक्सेट्रा ऑनलाइन थ्रू जीएसटी। आप जीएसटी के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, द ह्यूमन इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स हैज ग्रेटली रिड्यूस। ह्यूमन इंटरफेस मतलब फिजिकल जाने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, बहुत रेयर ही ऐसा होगा। देयर बाय लीडिंग टू स्पीडी डिसीजन, इससे जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, आपका टाइम बचता है। द मेजर लाइक ई इनवॉइसेस, बिल भी इनवॉइस का कॉन्सेप्ट बनाया था, आईआरपी पोर्टल पे जा सकते हैं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, एंड ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न होगा, हैज़ ईज द कॉम्प्लाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन पर्सन, आपके लिए आसान किए गए हैं कॉम्प्लाइंसेस प्रोसीजर। कॉम्प्लाइंस मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ठीक है। ईजियर टैक्स कॉम्प्लाइंस हो गया, जब सब कुछ ईजी है तो अब टाइम पे टैक्स कॉम्प्लाइंस होता है, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना आसान हुआ। हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ, हार्मोनाइजेशन का मतलब है आसान करना तरीके को, ऑफ लॉज प्रोसीजर एंड रेट ऑफ टैक्स हैज़ मेड कॉम्प्लाइंस ईजियर एंड सिंपल, इससे कॉम्प्लाइंस करना, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ईजी हुआ है। देयर आर कॉमन डेफिनेशन हैं, वही कॉमन फॉर्म है, फॉर्मेट है, कॉमन इंटरफेस है थ्रू कॉमन पोर्टल जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी, इससे आपकी क्षमता बढ़ी है काम करने की। सिनर्जीज मतलब ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा अक्रॉस द बोर्ड। ऑल दिस हैज़ हेल्प इन रिडक्शन इन कॉम्प्लायंस कॉस्ट, आपकी लीगल कॉस्ट कम हुई है। एलिवेट द नीड फॉर मल्टीपल रिकॉर्ड, आपको अब बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं रखने, उनकी एलिवेशन हो गया, खत्म हो गया। जैसे पहले एक्साइज के रिकॉर्ड अलग रखो, सर्विस टैक्स के रिकॉर्ड अलग रखो, सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड अलग रखो, बहुत दिक्कत आती थी। खैर आप नहीं समझ सकते, हम लोग ही समझ सकते हैं पुराने, कि बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होते थे, पर अब ऐसा नहीं है, अब एक सिंगल जीएसटी के रिकॉर्ड मेंटेन होंगे। इन कॉम्प्लाइंस कॉस्ट कम हो गई, पहले अलग अलग फीस देनी पड़ती है, सर्विस टैक्स के लिए अलग फीस हो, सीए को, एक्साइज के लिए अलग दो, जीएसटी के लिए अलग दो, सॉरी वैट के लिए अलग दो, अब एक ही नाम से देना है जीएसटी के नाम से, तो आपकी डिडक्शन हुआ है, कॉस्ट कम हुई है। वैरायटी ऑफ टैक्सेस कम हो गए हैं, लीडिंग टू लेसर इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज, आपको कम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक आदमी से काम हो जाएगा। पहले 3 डिफरेंट आदमी रखो, एक्साइज के लिए अलग रिकॉर्ड रखो तो अलग अकाउंटेंट होगा, माइट भी एक्सपर्ट होते थे पहले, एक्साइज एक्सपर्ट, सेल्स सर्विस टैक्स एक्सपर्ट, वैट एक्सपर्ट, अब ये अलग अलग बंदे की ज़रूरत नहीं है, अब एक ही बंदे से काम चल जाएगा। एंड मैन पावर इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, और आप इसका मेंटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो इजी हुआ है टैक्स कॉम्प्लायंस से जीएसटी के आने से। टैक्स कॉम्प्लायंस मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना आसान हुआ है, और ऑटोमेटिक हो गया है प्रोसीजर, जिससे आपका टाइम बचता है, सिनर्जी इफेक्ट जनरेट होता है। अब एडवांटेज वो ट्रेड और इंडस्ट्री बिजनेस को, इसको क्या एडवांटेज हुई, बेनिफिट टू इंडस्ट्री, टैक्स रेट्स कम हो गई तो आपका प्रोडक्ट सस्ता हो गया, तो ऑब्वियसली जब सस्ता होगा तो सेल ज़्यादा होगी, तो ये एडवांटेज हुआ है आपको। एवरेज टैक्स बर्डन ऑन ट्रेड इंडस्ट्री हैज़ कम डाउन, क्योंकि पहले एक्साइज ड्यूटी अलग दो, सर्विस टैक्स अलग दो, फिर आप वैट अलग दो, तो बहुत सारे टैक्स लगते थे मल्टीपल, जिन्हें हटा के एक ही टैक्स लग गया, तो एवरेज टैक्स की रेट्स कम हुई हैं, विच हैज़ रिजल्ट इन रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इससे गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस कम हुई है। दिस हैज़ रिजल्ट इन मोर कंजम्पशन, जब प्राइस कम होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, विच इन टर्न मीन्स मोर प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड देयर बाय बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, इससे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब हटाया गया इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग, प्राय था जीएसटी स्टार्टिंग में कास्केडिंग होता है डबल टैक्सेशन, जब टैक्स पे टैक्स लगता था तो उसे हम डबल टैक्सेशन बोलते थे। जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी दो, प्रोडक्ट जब फैक्ट्री गेट से बाहर निकालोगे तो एक्साइज ड्यूटी दो, फिर एक्साइज ड्यूटी ऐड हो गई वैल्यू में, अब उस एडेड वैल्यू पे आपको वैट देना पड़ता था, सेल्स टैक्स देना पड़ता था, तो टैक्स पे टैक्स जब लगता है तो उसे हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते थे, तो उसे हटा दिया गया है। जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, आप पढ़ चुके हैं, जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा, जहाँ पे वो सर्विस कंज्यूम होगी, उसी जगह टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। इट हैज़ बीन डिज़ाइन इन अ मैनर, ये इस तरीके से बनाया गया है, सो दैट द टैक्स इज कलेक्टेड एट एवरी स्टेज,
हर स्टेज पे टैक्स कलेक्ट होगा, यानी जब मैन्युफैक्चर होलसेलर को बेचेगा तो भी टैक्स लगेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो भी टैक्स लगेगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा तो भी जीएसटी लगेगा। एंड क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेज अवेलेबल टू सेट ऑफ द टैक्स टू बी पेड एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट मिल जाएगा, जो आपने खरीदने पे जीएसटी दिया उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, जो बेचने पे कलेक्ट कर रहे हैं जीएसटी उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट को डिडक्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट आता है वही आपको गवर्नमेंट को देना होता है। दिस एरेडिकेट मतलब हटाने से, ये डबल टैक्सेशन हटाने से टैक्स ऑन टैक्स ही बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स। एंड अलाउ क्रॉस यूटिलाइजेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रॉस मतलब अब आईजीएसटी का बताया था, आप आईजीएसटी पे करके आते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी से भी घटा सकते हैं, तो ये टैक्स आपस में क्रॉस यूटिलाइज हो जाते हैं। विच बेनिफिट द इंडस्ट्री, से इंडस्ट्री को फ़ायदा मिला है बाय मेकिंग द एंटायर सप्लाई चेन टैक्स न्यूट्रल हो गया, यानी किसी को ज़्यादा कम बेनिफिट नहीं मिल रहा, सभी गवर्नमेंट को चाहे सेंट्रल हो स्टेट को इक्वल बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि डबल टैक्सेशन हटा दिया गया है। ऐसे गुड्स वगैरह भी सस्ते हुए हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि मिटिगेट हो गया, हट चुका है जो इल इफेक्ट, जो बुरा प्रभाव होता था कास्केडिंग का, दुष्प्रभाव होता था, टैक्स ऑन टैक्स लगता था, अब नहीं लगता है जीएसटी के आने से। हाँ, कुछ प्रोडक्ट पे तो लगता ही डबल टैक्सेशन, जो अभी पड़ेगा में तंबाकू, जो तंबाकू है, ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स, इन पे पुराने टैक्स भी लगते हैं और अभी जीएसटी भी लगता है। गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती, तो उन पे तो अभी भी डबल टैक्सेशन हो रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट, पर बाकी प्रोडक्ट्स पे हट चुका है। दस जीएसटी प्रिवेंट मतलब रोकता है कास्केडिंग ऑफ टैक्स, की डबल टैक्स नहीं होगा, बाय प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रहेंसिव, मतलब एक ब्रॉड इनपुट टैक्स का क्रेडिट मैकेनिज्म है, कि जो खरीदने पे टैक्स दिया और जो आप बेचने पे कलेक्ट करेंगे उसमें से आप खरीदने वाला टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं, दो बार टैक्स नहीं देंगे। यानी ये पेन मैंने खरीदने पे 1 रुपये का जीएसटी दिया इनपुट टैक्स, बेचने पे मैं आउटपुट टैक्स दे रहा हूँ 2 रुपये का, तो 2 और एक 3 नहीं दूंगा, 2 में से पहले मैं 1 रुपये दे के आ चुका हूँ, उसे डिडक्ट करवा सकता हूँ, तो इसलिए आपका कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, राइट। इसलिए वैसे आप आईटीसी पढ़ चुके हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पर जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो समझ, जैसे मान लो पेन मैंने खरीदने पे मैंने 1 रुपये का जीएसटी दिया, बेचने पे मैं 2 रुपये का जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं दोनों टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा हूँ तो फिर डबल टैक्सेशन हो गया। एक ही आदमी है, एक ही प्रोडक्ट है, आपने खरीदने पे भी उससे लिया, बेचने पे उससे लिया, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, ऐसा करो, जो बेचने पे कलेक्ट कर रहे हो आउटपुट टैक्स, उसमें से जो खरीदने पे दिया था इनपुट टैक्स उसे डिडक्ट कर लो और 1 रुपये हमें दो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी क्लेम करना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। तो इससे आपको डबल टैक्सेशन नहीं होता है जीएसटी में, एक कंटिन्यूसली क्रेडिट मिलता रहता है। सच ए सीमलेस अवेलेबिलिटी, सीमलेस मतलब बिना रुकावट की, ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा अक्रॉस गुड्स और सर्विसेज एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई, हर स्टेज पे। हेल्प इन मीटिगेटिंग द इल इफेक्ट, इससे दुष्प्रभाव खत्म होगा कास्केडिंग एंड डबल टैक्स का। इनेबल स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बिजनेस करना आसान हो जाएगा ऑपरेशन। इंप्रूविंग कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटिटिवनेस, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, डबल टैक्स नहीं होगा तो प्राइसेस कम होंगी, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी इन द मार्केट इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड में आपके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंटरप्रेन्योर को क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है, जो छोटी इंडस्ट्री है, अभी आप पढ़ेंगे जो अगर आप स्मॉल सेलर हैं, जैसे 40 लाख तक इंडिया में ही देना पड़ता है जीएसटी। आपने पढ़ा था कि कुछ स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट है, कुछ स्टेट में 20 लाख की लिमिट है, बाकी स्टेट में 40 लाख की लिमिट है। यानी अगर इन स्टेट में मामी एंटी बनाया था, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड में बेचते हैं कोई प्रोडक्ट गुड्स और सर्विस, और आपके प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 10 लाख को क्रॉस नहीं करती है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, ठीक है। आसाम में बेच रहे हैं, मेघालय में बेच रहे हैं, सिक्किम में बेच रहे हैं, तेलंगाना में, उत्तराखंड में, ठीक है, तो वहाँ 20 लाख की लिमिट है। अगर 20 लाख के अंदर है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू तो नहीं लेना होगा आपको जीएसटी नंबर, अदरवाइज लेना होगा। बाकी स्टेट्स में बेच रहे हैं तो 40 लाख और 20 लाख की लिमिट है। अगर केवल गुड्स बेच रहे हैं तो 40 लाख देखा जाएगा, 40 लाख से ऊपर होने पे रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, और केवल सर्विस देते हैं तो 20 लाख से ऊपर होने पे जीएसटी नंबर लेना है, अगर दोनों देते हैं तो फिर आपको 20 लाख से ऊपर होने पे जीएसटी नंबर लेना होगा। तो जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए, उनको बच जाएंगे, वो नहीं देंगे जीएसटी। मान लो मैं गुड्स बेचता हूँ राजस्थान में, केवल गुड्स बेचता हूँ, 40 लाख की लिमिट है, मेरी सेल है, टर्नओवर है साल का 35 लाख, तो मैं जीएसटी कलेक्ट नहीं करूँगा। तो छोटे बिजनेसमैन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई, थ्रेशोल्ड मतलब एग्जेम्पशन लिमिट दी गई कि इस लिमिट से ऊपर होने पे जीएसटी देना है, इस लिमिट से नीचे होने पे जीएसटी नहीं देना है। जीएसटी हैज़ इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट, बढ़ाई गई है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में फॉर स्मॉल बिजनेस, जो छोटे लोग हैं। स्मॉल बिजनेस हैव आल्सो बीन प्रोवाइड द बेनिफिट, कंपोजिशन स्कीम दी गई है। अभी आप पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम में बहुत कम रेट से जीएसटी देना होता है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, साल भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो कम रेट से आपको जीएसटी देना होगा। कुछ स्टेट में लिमिट 75 लाख है, जो हम पूरा चैप्टर आएगा वहाँ आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक।
तो कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं, वैसे लास्ट क्लास में बताया गया था। विद द क्रिएशन ऑफ अ सीमलेस नेशनल मार्केट, इसे बिना रुकावट के एक नेशनल मार्केट बन गया अक्रॉस द कंट्री। स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो छोटे बिजनेसमैन है, विल हैव एन अपॉर्चुनिटी है उनको टू एक्सपेंड देयर नेशनल फुटप्रिंट, वो बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस को विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। कोई बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके आप दूसरे स्टेट में या पूरे इंडिया में अपने सामान को बेच सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्विज टाइम। प्रेजेंटली डैश इज लेविएबल लगाया जाता है ऑन डैश ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है, तो आप समझ चुके हैं पेट्रोल डीजल अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। इन पे पुरानी टैक्स ही लगेंगे, एक तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और एक वैट लगेगा और सीएसटी लगेगा जो स्टेट गवर्नमेंट आपसे लगाएगी। तो हम पढ़ लेते हैं कौन सा ज़्यादा सही है। जीएसटी और लगता है नहीं, जीएसटी तो लगता नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन पे, ये थोड़ा सही लग रहा है। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा इंटरस्टेट सेल पे, ठीक है। सेंट्रल सीएसटी तो लगता ही है, ये भी सही है। वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा वैट इंटरस्टेट पे लगेगा, ये भी है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी मैन्युफैक्चर करने पे नहीं। स्टेट एक्साइज ड्यूटी तो किस पे लगती है, पड़ा था शराब पे। हम एक एक करके समझते हैं। इनमें से हमें ऑप्शन देना कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, जीएसटी तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, सप्लाई पे। दूसरा ऑप्शन सही है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं पेट्रोल और डीजल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन पे। आप इस टाइम को ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रेजेंटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है लेविएबल ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन पेट्रोल एंड डीजल। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, सेकेंड टाइम। फिर प्रेजेंटली सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है इंटर स्टेट, हाँ बिल्कुल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते हैं तो पुराना टैक्स पेट्रोल डीजल पे लगता है सीएसटी। वैल्यू एडेड टैक्स लगता है कि विद इन स्टेट बेचते हैं, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये दोनों सही है। तो पहला ऑप्शन होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, अब ये संविधान से रिलेटेड प्रोविज़न बनाए गए हैं। वैसे आप पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा ढंग से पढ़ाया गया था, ढंग से मतलब डिटेल में, वापस से इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्यों पढ़ाए जाते हैं। कोई भी लॉ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। संविधान सबसे बड़ा कानून है इंडिया में, आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जो संविधान को वायलेट करेगा या सब अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, मतलब बियॉन्ड द पावर आप बना रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है किसी भी सरकार को कि वो जनता से टैक्स लेगी, पर एक कानून बनाना पड़ेगा और कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लिख दी कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रही है तो वो कानून नल एंड वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा, ठीक है। और इंडिया में 3 तरह की सरकारें चलती हैं, ठीक है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए, एक होती है पंचायतें जो ग्राम सभा होती है, पंचायतें लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्हें भी पावर दी गई कुछ चीज़ों में कानून बनाने की। तो 3 गवर्नमेंट पैरेलल चल रही होती है इंडिया में। इंडिया इज़ ए 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर, एक संघीय ढांचा है 3 तरीके का। कंप्राइजिंग, इसमें इंक्लूड है यूनियन गवर्नमेंट, एक तो केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार एंड लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायतें हो गई, ग्राम पंचायत है, आपका तहसील है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी है जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये भी बनाते हैं कुछ कानून। तो पावर टू लेवी टैक्स, अगर टैक्स लगाना है एंड ड्यूटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकी पावर बांटी गई है अमंग द 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट की कौन सी सरकार कौन सा टैक्स लगाएगी, ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कानून है। इट कंसिस्ट इन मतलब इंक्लूड ऑफ प्रियम्बल, एक तो प्रियम्बल इसकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन है जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता ने ही बनाया है और जनता के बेनिफिट के लिए, जनता के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसकी प्रियम्बल है। 25 पार्ट्स हैं इसके, कंटेनिंग 448 आर्टिकल। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन वर्ड यूज़ नहीं होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम दिखाना है। एक्ट में हम सेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम सेक्शन की जगह क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स होते हैं इसमें, और 12 स्केड्यूल होते हैं, सूची होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो प्रीएम्बल हो गया, 25 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट्स मतलब चैप्टर्स में डिवाइड है, जैसे एक्ट चैप्टर में डिवाइड होता है, ये पार्ट्स में डिवाइड है। 448 आर्टिकल होते हैं, सेक्शन की जगह हम आर्टिकल वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम दिखाना है, और 12 स्केड्यूल हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी में भी आप पढ़ेंगे 3 स्केड्यूल है, सूची होती है, लिस्ट वगैरह, तो उन्हें बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर टू लेवी यानी टैक्स चार्ज करना, लगाना, एंड कलेक्ट करना, लेना टैक्स, वेदर डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट, इमर्ज मतलब ये जनरेट होती है पावर, शक्ति कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी संविधान पावर देता है सरकारों को कि वो टैक्स लगा सकती है पब्लिक पे, चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन केस एनी टैक्स लॉ
अगर कोई भी आप टैक्स लॉ बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, बी इट एन एक्ट, वो एक एक्ट होगा या कोई रूल बनेगा, नोटिफिकेशन होगा, ऑर्डर इज़ नॉट इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी ऐसा कानून आपने बनाया या कोई रूल बनाया, नियम, नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करी या कोई ऑर्डर, आदेश जारी किया सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं हो रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है वो कानून, नियम या अधिसूचना, तो इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। उसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, यानी बियॉन्ड द पावर, यानी आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, एंड इज इलीगल एंड वॉइड, और वो कानून, नियम जो भी आपने बनाया वो इलीगल माना जाएगा। अल्ट्रावाइज होता है बियॉन्ड द पावर, यानी जो पावर नहीं है उसके बाद भी अपनी पावर से बाहर जाके काम कर रहे हैं। सरकार को ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई नियम और कानून बना सके, तो इसलिए वो नल एंड वॉइड होगा, वो व्यर्थ माना जाएगा। दस अ स्टडी ऑफ द बेसिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियल, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन समझने हैं, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कोई एक्ट बनेगा इंडिया में, कानून बनेगा जिसके बेस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग द जेनेसिस ऑफ वेरियस टैक्स, कैसे इंडिया में टैक्स की उत्पत्ति होती है, बीइंग इम्पोज इन इंडिया, द सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू टैक्सेस आर, टैक्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन यहाँ पे दे रखे हैं। ये पहले भी आया था आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आपसे तभी टैक्स ले सकती है जब कोई कानून बनाएगी। अगर कानून नहीं बनाएगी, बिना कानून नियम बनाए आपसे ज़बरदस्ती कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट, मतलब रोकता है, आर्बिट्ररी मतलब मनमाने तरीके से, आर्बिट्ररी होता है मतलब बिना किसी बेस के, मनमाने तरीके से कलेक्शन ऑफ टैक्स, आप मन मर्जी से नहीं ले सकते हैं टैक्स जनता से। इट स्टेट दैट, ये कहता है, नो टैक्स शैल बी लेविड, ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, नहीं कलेक्ट किया जाएगा, सच में लिया जाएगा, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी जब तक कोई कानून नहीं कहता है, कोई कानून आप नहीं बनाते हैं, तब तक आप जनता से किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकते हैं। द टर्म अथॉरिटी ऑफ लॉ मीन्स दैट टैक्स प्रपोज टू बी लेविड, इसका मतलब है कि टैक्स जो लगाने जा रहे हैं वो लगाया जाएगा, मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पोजिंग टैक्स, वो आपका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए, यानी वो आपको शक्ति दी हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हो कि आप ही लगा सकते हो टैक्स, तभी वो टैक्स का जो नियम है वो ट्रू और माना जाएगा, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये टैक्स लगाएगी, राज्य सरकार लगा रही है, केंद्र सरकार, तो वो वायलेशन हो जाएगा, वो आप नहीं कर सकते। यानी जो अभी टैक्स, जब भी कोई टैक्स लगाएंगे, वो टैक्स लगाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चेक करेगी कि वो टैक्स उसके अधिकार में आता है लगाने के लिए या नहीं आता है। अगर अपने अधिकारों का मिसयूज़ करेंगी सरकारें, तो वो टैक्स, वो कानून नल एंड वॉइड माना जाएगा। क्लियर? चलिए फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, अब हम इतना ही करते हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको समझनी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।